तो फिर से लेकर के आ गए एक और लेटेस्ट जॉब। एचपीसीएल ने निकाली जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट और वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए निकाली है। पूरी डिटेल में हम आज बात करेंगे कि क्या एज है, क्या लास्ट डेट है, क्या सैलरी पैकेज है और कितनी पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एचपीसीएल ने निकाली है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो चलो एक एक करके इसको डिटेल को आज देखते हैं। तो आ गए हम इस पीडीएफ पर और इस ये जो पीडीएफ जो है वो एज अ नोटिफिकेशन निकाला है एचपीसीएल ने। तो हम एचपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं। इसके एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर डिटेल बताई गई है और क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखी गई है। चलिए, तो अगर हम सबसे पहले देखें भाई, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो 26 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2025 है, यानी कि एक अच्छा खासा टाइम आपको फिल करने के लिए दिया गया है। अब ये जो वैकेंसी है वो किस तरह से निकाली गई है? जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के नाम से निकाला गया है, जिसमें वैकेंसी 11 है। मैक्सिमम जो एज बताई गई है वो 25 बताई गई है और ये केवल और केवल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर इसे बोला गया। ठीक ऐसे ही अगर हम देखते हैं दूसरा एग्जीक्यूटिव निकाला गया है इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। 17 पोस्ट हैं और यहाँ पर 25 वही मैक्सिमम एज, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम एज है वो सभी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 25 ईयर रखी गई है। 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कोर्स उसका किया होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये होना चाहिए। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 पोस्ट हैं और इसमें जो मांगा गया सर्टिफिकेशन वो डिप्लोमा का मांगा गया इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, यानी कि आई इन शॉर्ट फॉर्म्स को हम आई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बोला गया है, जिसमें केवल एक ही पोस्ट है और केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं फायर एंड सेफ्टी के लिए निकाला गया है, जिसमें 28 पोस्ट है फायर एंड सेफ्टी के लिए और इसमें ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, कोई भी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा होना चाहिए वैसे फायर एंड सेफ्टी में, उसके पास फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा होना। तो ये बात ध्यान रखना है कि इस पोस्ट के लिए, फायर सेफ्टी के लिए, कोई भी साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है पर उसके पास एडिशनल डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में, ठीक है। सैलरी पैकेज की बात करें तो 30,000 से 1,20,000 का पे बैंड यहाँ पर रखा गया है। मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 60% होना चाहिए अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस के लिए और वहीं पर 50% मांगा गया है केवल एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग अगर हम बात करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपसे जो एग्जाम जो होगा, जो किस तरीके का होगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट, ये सारे टेस्ट यहाँ पर आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तो क्या इसमें आएगा, जर्नल एप्टीट्यूड आने वाला है और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड, बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड में जो एक बहुत ही बेसिक यानी कि 10th क्लास तक का जो मैथमेटिक्स है उसे हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी जो चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये मिलाकर के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पार्ट बनता है जो हमें करना, जो इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगी, ठीक है। उसी के बाद टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, आपने जो डिग्री, जो सर्टिफिकेट आपने डिप्लोमा का जिस ब्रांच में लिया हुआ है उसी ब्रांच के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैकेनिकल है तो भाई मैकेनिकल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। तो आपको अपने डोमेन का नॉलेज आपको होना चाहिए, उन सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को फेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, जिनका जिनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाएगा उन्हें ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू मेरिट द प्री डिटरमाइंड रेशियो, जो भी एक रेशियो इन्होंने रखा होगा उसके लिए, तो जिनका टेस्ट निकल जाएगा, फर्दर टेस्ट के लिए केवल उन्हीं लोगों को कॉल किया जाएगा कुछ रेशियो में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले पास करना है, यानी कि वो क्वालिफाइंग स्टेप है। तो अगर वो क्वालिफाई कर गए तभी हम आगे के स्टेप में हम जा पाएंगे। सैलरी पैकेज की बात करें तो 30,000 से 1,20,000 का है और ओवरऑल ईयरली जो पैकेज है वो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है 10.58 लाख, 10 लाख का पैकेज
पर ईयर का आपका रहने वाला है। CTC यहाँ पर हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रिजर्वेशन जो और कंसेशन एंड रिलैक्सेशन की जो बात की गई है वो क्या बोला गया है। इसमें पे स्केल तो सेम ही रहेगा सभी का, साथ में जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो SC के लिए 9, ST के लिए 4, OBC NC के लिए 17, EWS के लिए 6, अनरिजर्व के लिए 27। इस तरह से जो टोटल जो पोस्ट है वो 63 पोस्ट को डिस्क्लोज किया गया है यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर का रिलैक्सेशन ST SC को, 3 ईयर का OBC NC को दिया गया है और 10 ईयर का PWBD अनरिजर्व और PWBD अनरिजर्व की बात करें, ठीक है। 13 ईयर PWBD OBC NC और 15 साल का जो है 15 ईयर का PWBD SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम एज में जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है, बाकी में हमने देख लिया। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है, बाकी का तो हमने देख लिया। ये एक्स्ट्रा किसके लिए दिया है? अगर हम एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989। अगर इसके बीच में कोई भी कैंडिडेट है, इस डेट के बीच में उसका जन्म हुआ है, तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो, और केवल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए डिसाइड किया गया है, ठीक है। मिनिमम एज उसकी 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 25। तो फॉर्म फिल करने की जो रेंज है वो 18 टू 25 ईयर, और फिर उसके आगे रिलैक्सेशन अप्लाई होगा। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसे आप HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें आपको स्टेप बताया गया कि भाई कैरियर्स में जाना है, फिर आपको करंट ओपनिंग में जा करके इस सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। अगर कोई भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रह जाता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, पर आजकल तो ऐसा होता नहीं, सभी में एक स्टार लग करके आता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपलसरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जो भी कंपलसरी वो आपको भरना ही भरना है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो इसमें आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म आप जो फिल कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी और आपने उसको सबमिट कर दिया तो जो इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर एंटर की है वो इन्फॉर्मेशन फाइनल मानी जाएगी। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन भरें उसका डॉक्यूमेंट आप साथ लेके बैठे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो उसे फिल करते वक्त। इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन फीस पर कि कितनी एप्लीकेशन फीस इसमें लगने वाली है, ठीक है। ST SC ST PWBD जो कैंडिडेट होंगे दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं भरना है। अनरिजर्व्ड OBC NC EWS जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 1180 प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज, यानी कि 1000 रुपए के ऊपर फिर 18% GST प्लस फिर 180 रुपए पेमेंट जो गेटवे चार्ज है वो एप्लीकेबल होगा। तो शायद इस तरह से ये जो पूरा है वो 1180 रुपए बनता है। तो ये भाई पूरा का पूरा पेमेंट है, ये हमें करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इतना पेमेंट हमें इसमें लगेगा, ठीक है। पेमेंट मोड जो है वो कैसा दिया हुआ है? डेबिट, क्रेडिट और UPI नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी अगर है तो आप उसे इस मेल ID पर भेज सकते हैं। पर इससे पहले आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि अगर आपकी कोई क्वेरी और आप इस ईमेल पर आप क्वेरी पूछना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आपको जो भी पोस्ट है वो और साथ में एप्लीकेशन नंबर, यानी कि ये नंबर का मिलेगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ये अपने को ये नंबर मिलेगा। तो इस नंबर के साथ, यानी कि पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर, इसके साथ आपको इस मेल ID के ऊपर कम्युनिकेट करना होगा अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो उम्मीद है पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।